सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं में आज हम भगवान के डाकिए यह कविता करने जा रहे हैं। यह कविता राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है। एक बार थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में आपको बता देते हैं। उनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने यहाँ पक्षी और बादल के माध्यम से हमें बताया है कि पक्षी और बादल भी हम सभी के अंदर भाईचारे की भावना को व्यक्त करते हैं। तो पक्षी और बादल को कवि ने यहाँ पर भगवान के डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि बादल हमेशा पानी, बर्फ व शीतलता का संदेश देते हैं। पक्षी सुगंधित हवा का संदेश देते हैं। तो भगवान के डाकिए, डाकिए का अर्थ होता है संदेश देने वाला। तो यहाँ पर कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि इस काव्यांश के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? कवि ने यहाँ पर प्रकृति के दो तत्व बताए हैं। दो तत्व कौन कौन से हैं? पक्षी है और बादल है। पक्षी अपने पंखों द्वारा सुगंधित हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। बादल शीतलता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं, क्योंकि पता नहीं कि जो भाप बन करके जो बादल बनती है, भाप उड़ती है फिर बादल बनते हैं, और वही भाप पता नहीं कौन सी जगह से उठ करके किस दूसरे स्थान पर जा करके वर्षा के रूप में बरसते हैं। तो पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के संदेशों को यहाँ से वहाँ तक ले जाने और लाने का कार्य करता है। जो एक महादेश, महादेश का अर्थ होता है बड़ा देश। हालांकि प्रकृति कभी किसी में कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। उसके लिए पूरा संसार एक समान है। सूर्य सभी को एक समान से प्रकाश देता है, वर्षा सभी जगह एक समान बरसती है। तो ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और लाने का कार्य करते हैं। वे अपने जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, अपने संदेशों को एक देश से दूसरे देश में ले जाने का कार्य करते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं। हम जो पक्षी और बादल जो संदेश लेकर के आते हैं, उस संदेश को हम यानी कि एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाता, लेकिन उनकी लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रकृति के इन अनूठे रूपों को हम समझ नहीं पाते, किंतु प्रकृति की भाषा को प्रकृति ही समझ पाती है। इनके संदेशों को चिट्ठियाँ, इन संदेशों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह आंकते, आंकने का अर्थ यहाँ पर समझना। हम लोग तो केवल यही बात समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। वायु के माध्यम से अन्य देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। और वह जो सुगंधित हवा है, जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उन पंखों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगंधित हवा पहुंच जाती है। और एक देश का भाप, यानी कि एक स्थान, देश का अर्थ यहाँ पर स्थान से है, तो एक स्थान पर उठी भाप बादल बन करके पता नहीं दूसरे देश में पानी बन करके गिरता है, यानी कि पता नहीं किस स्थान पर जाकर के दूसरे स्थान पर जाकर के पानी के रूप में बरसता है। तो यह सुगंधित हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर जो है हवा फैलती है। इसी प्रकार एक देश का भाप पानी बनकर किसी अन्य देशों में गिरने लगती है। प्रकृति का ये चक्र है, वो निरंतर चलता रहता है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से सभी में प्रेम और भाईचारे का, क्योंकि जो हवा है, सुगंधित हवा है, वो भाईचारे का संदेश देती है। जो बादल हैं वो प्रेम का संदेश देते हैं। तो कवि ने पक्षी और बादल के माध्यम से सभी में एक रह करके जीने की जो प्रेरणा दी है।
तो इस प्रकार से बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित यह कविता आपकी संपूर्ण हो जाती है। तो इसके जो कठिन शब्द हैं और जो इंटरनल क्वेश्चंस जो बनते हैं वह अपने अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। धन्यवाद।